राम राम सभी को। साथियों, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौथा पार्ट है, पार्ट 4, इसको लेकर रहेगी। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के 3 पार्ट आ चुके हैं। जिसने अगर आज वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया है, आप वहां से उन 3 वीडियो को देख सकते हैं। और एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, हमने करीब करीब 13 से 14 पेपर भी सोल्व किए हैं, उनकी भी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एचएसएससी ने अगर अब तक 2015 से लेकर 2020 तक करीब करीब 120 के आसपास पेपर लिए हैं। करीब करीब 120 में से लगभग 115 पेपरों में सिंधु घाटी सभ्यता से पेपर पूछा ही पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। तो इसलिए 1 नंबर पेपर के अंदर अपना पक्का करके चलें और वीडियो को जरूर अंत तक देख लें। तो शुरू करते हैं। आज पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिए थे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी हमने भूमिका को लेकर बात की थी, उसकी हमने कालक्रम को लेकर बात की थी, उसकी उत्पत्ति को लेकर बात की थी। उसके महत्वपूर्ण स्थल हैं वो 3 देशों से मिले थे। उनके बड़े बड़े जो स्थल थे, हमने 7 बड़े नगरों को लेकर बात की थी। उन 7 बड़े नगरों में से हमने 3 को कंप्लीट कर दिया था। 4 को कंप्लीट किया था, हड़प्पा को कंप्लीट कर दिया था, मोहनजोदारो को कंप्लीट कर दिया था, लोथल और चनहुदड़ो, इन 4 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो कालीबंगा से इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण स्थल रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है, पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ ही हम देख लेते हैं। कालीबंगा जो है ये सिंधी लिपि जो है, सिंधी भाषा, उस सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ, वो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ होगा। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इस कालीबंगा के बारे में अगर ये जाने कि कालीबंगा स्थित कहां पर है, वर्तमान में कालीबंगा है कहां पर, तो कालीबंगा है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। किसी किताब में आपको ये गंगानगर भी मिल जाएगा, लेकिन मान के चलें कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही है। और पेपर में अगर हनुमानगढ़ ना दिया और गंगानगर दे रखा होगा तो उत्तर गंगानगर हो जाएगा, अदरवाइज हनुमानगढ़ जिले में ही है। और कहां पर है हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर है। अब इस घग्गर नदी के तट पर तो है, और राजस्थान के अंदर घग्गर नदी जाकर वहां समाप्त भी हो जाती है। इस घग्गर नदी के अन्य नाम भी है। इसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है, इसी घग्गर नदी को द्वेषवती भी कहा जाता है, इसी घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, मृत। इसी को नट नदी भी कहा जाता है, घग्गर नदी को ही नट नदी भी कहा जाता है। और बात करते हैं आगे कि कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जानकारी, अधिकतर दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता होगा, आज ये क्वेश्चन उनको भी क्लियर हो जाएगा कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो दी थी वो दी थी डॉक्टर लुईस पी, नाम यहां लिख रहा हूं, टेसेतोरी ने। कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी गई थी वो डॉक्टर लुईस पी टेसेतोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में जानकारी दी थी। इसकी पहली बार उत्खनन कार्य जो किया था 1951-52 से और 1957 तक, 1951-52 के अंदर इसका उत्खनन कार्य शुरू कर दिया था और 1957 तक ये उत्खनन कार्य किया था। और किसके द्वारा किया गया था, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जो है उसके द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवा दिया गया था। लेकिन पुनः उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, पुनः उत्खनन, पुनः उत्खनन जो है वो 1960-61 से लेकर और 1968-69 तक
ये पुनः उत्खनन कार्य जो है ये लगभग 1960-61 में शुरू करवा दिया था और लगभग 8 से 9 साल तक ये उत्खनन कार्य करवाया था 1968 से 1969 तक। तो किसने पुनः उत्खनन कार्य करवाया था? आपने एक नाम पढ़ा होगा, बीवी लाल ब्रिजवासी, लाल इनका पूरा नाम था। और एक दूसरा व्यक्ति था बी के लाल, सॉरी बी के थापर, बाल कृष्ण थापर। तो पुनः उत्खनन कार्य जो करवाया था वो बीवी लाल और बी के थापर ने क्या किया था? पुनः उत्खनन कार्य करवाया था। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, उसके बाद इसको रफ करके इसी से आगे पढ़ेंगे। तो कालीबंगा से संबंधित हमें और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या पढ़ने हैं जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और अनेक पेपरों के अंदर वो वापस फिर रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक तो ये पूछा जाता है कि कालीबंगा से, एक तो इस प्रकार से हम शुरू से पढ़ते आए हैं, ये यहाँ पर पूर्वी टीला है और यहाँ पर ये क्या है? पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला। इस कालीबंगा के अंदर खास बात क्या रही थी कि पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला है ये दोनों की दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर जो है उससे घिरे हुए थे। तो पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, रक्षा प्राचीर, इसे रक्षा प्राचीर कहा गया, रक्षा प्राचीर। और इसी रक्षा प्राचीर को परकोटे की संज्ञा दी गई थी, परकोटा कहा गया था। इस परकोटे में अंदर की तरफ तो कच्ची ईंटें लगी हुई थी और बाहर की तरफ पक्की ईंटें लगी हुई थी। और पूर्वी टीला है, ये पूर्वी टीला भी एक परकोटे से घिरा हुआ था। तो पूर्वी टीला भी क्या था? एक परकोटे से घिरा हुआ था। तो कालीबंगा के अंदर क्या था कि पश्चिमी टीला अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और पूर्वी टीला जो है वो अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, अलग परकोटे से घिरा हुआ था। इस पूर्वी टीले से और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली थी? इस पूर्वी टीले से एक तो 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, 7 अग्निकुंड के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा से महत्वपूर्ण क्या मिला था? कालीबंगा से यहां से एक इस प्रकार से, मैं इसको यहां बना देता हूं बाद में, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले हैं। ये जुते हुए खेत जो है, मैंने इसको क्यों बनाया था, इसके पीछे कारण था। और क्या कारण था कि एक साथ दो फसल बोने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से ही मिले थे। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो पास पास खुड हैं, इन पास पास खुडों के अंदर बोया गया था चना, और जो ये अलग अलग खुड हैं इन अलग अलग खुडों के अंदर बोया गया था सरसों। तो इस प्रकार से एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले थे, वो कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा से और क्या मिला था? कालीबंगा से एक अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले थे, अलंकृत ईंट के साक्ष्य कहां से मिले थे? अलंकृत ईंट के साक्ष्य कहां से मिले थे? ये भी कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा से क्या मिला था? कालीबंगा से एक मानव की खोपड़ी मिली थी, एक मानव की खोपड़ी मिली थी। और उस मानव की खोपड़ी के अंदर क्या दिखाया गया था? एक मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी मिली थी। और इस मानव की खोपड़ी के अंदर यहां से बहुत सारे इसके अंदर क्या मिले थे? सुराख मिले थे, छेद मिले थे। तो इस मानव की खोपड़ी के अंदर जो छेद मिले थे उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यहां पर जो है वो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा
के प्रमाण कह सकते हैं या शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। तो खोपड़ी के अंदर मानव की जो खोपड़ी मिली थी, उस खोपड़ी के अंदर छेद मिले थे या छेद मिले थे, तो इस आधार पर माना गया कि वो शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते थे। तो शल्य चिकित्सा के भी यहाँ से क्या मिले थे, साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला था, और यहाँ से जैसे आप जानते हैं राजस्थान में है, तो यहाँ से एक ऊंट का साक्ष्य मिला था। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। तो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। ये जो कालीबंगा है, इसके बारे में एक तथ्य नोट बना के आप याद रख लेना कि भारत के अंदर, और भारत के अंदर नहीं, स्वतंत्र भारत में उत्खनित पहला स्थल, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और उसके बाद स्वतंत्र भारत में उत्खनित पहला स्थल कौन सा था, कालीबंगा। 1951-52 के अंदर इसको कमलानंद घोष के द्वारा इस पे उत्खनन कार्य शुरू करवा दिया गया था। एक और क्या बात ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा को ही कहा गया। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा गया था। तो इतने सारे तथ्य थे कालीबंगा को लेकर, अनेक पेपरों के अंदर यहाँ से ये तथ्य पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं आगे, अगला जो स्थल रहेगा वो बनावली रहेगा। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। अगला स्थल होगा बनावली, या उसको बनवाली भी कहा जाता है। इस बनवाली को लेकर एचएसएससी ने तो बहुत सारे पेपरों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, और एक क्वेश्चन को बार बार भी रिपीट किया था। तो हम अगला स्थल देखते हैं बनावली। बनावली, इसी को बनवाली भी नाम मिल जाता कहीं कहीं। तो एक स्थल है बनवाली या बनावली। ये जो स्थल है ये वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज की अगर बात करें तो खोज की गई थी 1973 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा, RS बिष्ट भी के अंदर मिल जाता है। तो रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या मिली थी। यहाँ से एक तो महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि बनावली जो है या बनवाली जो है, इससे जल निकास की जो प्रणाली थी वो अव्यवस्थित मिली थी। यानी पानी को निकालने के लिए जो नालियाँ थी वो इस प्रकार से थी कि बेढंग से बनाई गई थी। तो जल निकास जो है की प्रणाली वो अव्यवस्थित थी। अव्यवस्थित थी। जल निकास की प्रणाली जो थी वो अव्यवस्थित, यानी नालियां जो है वो बेढंग तरीके से बनाई गई थी, एक प्लान के द्वारा एक उस तरीके से नहीं बनाई गई थी। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था कालीबंगा, तो कालीबंगा से एक चीज आप और भी ध्यान रख सकते हैं कि कालीबंगा से जो नालियां बनाई गई थी, वो नाली थी लकड़ी से। लकड़ी की नाली जो है वो के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा के अंदर लकड़ी की नाली जो है वो उससे बनाई गई थी, जिससे जल आसानी से निकल जाता था, घरों से दूर चला जाता था। और बनावली से अव्यवस्थित मिला है। और क्या मिला है, अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य वो भी कहाँ से मिले हैं, वो भी बनावली से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं। और बनावली से क्या मिला था, और मिला था
मिट्टी के हल्के साक से, मिट्टी के हल्के साक से कहाँ से मिले थे? ये भी बनावली से मिले थे। तो इतनी सारी चीज़ें बनावली से मिली हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। उसके बाद अगला स्थल हम जो पढ़ेंगे वो अगला स्थल रहे हैं, वो स्थल होगा धोलावीरा। उस धोलावीरा के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारे महत्वपूर्ण जो 7 स्थल होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो अगला स्थल जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। धोलावीरा, ये धोलावीरा जो है ये गुजरात में है। गुजरात के कोटच जिला, कोटच जिला में बचाऊ तालिका, बचाऊ तालुका, बचाऊ तालुका में खादीर द्वीप, खादीर द्वीप, ये इसको खडीर द्वीप भी कहा जाता है। कई बार कई किताबों के अंदर खडीर द्वीप करके भी ये मिल जाता है। खादीर द्वीप के उत्तर में कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखना, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था इस बारे में। और क्या बताया था, जैसे ये भारत है और इस प्रकार से भारत का जब आप पश्चिमी हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर जो है वो है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी के अंदर जो हैं उसमें महत्वपूर्ण आ जाते हैं, 2 ही महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारे हैं। और उन 2 में एक का नाम आता धोलावीरा, एक का नाम आता सुरकोटदा, या सुरकोटड़ा भी मिल जाता कई किताब के अंदर। खंबात की खाड़ी के अंदर हमने पीछे पढ़ भी लिया था, लोथल है, रंगपुर है, ये खंबात की खाड़ी में पड़ जाता है। और भी भगताराव है, कुंतासी है, मेगम है, ये सारे के सारे खंबात की खाड़ी में पड़ते हैं। लेकिन कच्छ की खाड़ी के अंदर हमें धोलावीरा भी याद रखना है। तो धोलावीरा की स्थिति भी पता चल गई, कच्छ की खाड़ी में है, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। ये 2 मेन याद रख लेना। उसके बाद ये वाली चीज़ तो 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगी। इसकी खास बात क्या मिली थी, धोलावीरा, इस धोलावीरा शब्द से ही हमें एक चीज याद रखनी है कि धोलावीरा जो है यहां से पोलिसदार, यहां से पोलिसदार सफेद पत्थर मिला है। कि धोलावीरा का मतलब सफेद हो गया, धोला हो गया सफेद, तो पोलिसदार सफेद पत्थर जो हैं ये सर्वाधिक जो मिले थे वो धोलावीरा से मिले थे। और पोलिसदार सफेद पत्थर ज्यादा मिलने के कारण इसका नाम भी पड़ा था धोलावीरा। अब यहां से और क्या मिला था, जैसे यहां से एक बात तो ये देखते हैं, इसकी खोज देख लेते एक बार किसने की थी। इसकी खोज की अगर बात की जाए तो जगतपति जोशी, जगतपति जोशी के द्वारा 1967 में इसकी खोज की गई थी। इसका पुनः उत्खनन भी शुरू हो चुका था, पुनः उत्खनन भी 1990 के अंदर इसका पुनः उत्खनन भी जो है वो भी शुरू हो चुका था। अब इसके बारे में जानकारी क्या आप देखेंगे, ये इस धोलावीरा का पश्चिमी टीला है और ये इस धोलावीरा का पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला। इस पूर्वी टीले से क्या साख, किसके साख से मिले हैं, तो पूर्वी टीले से जो है 30% भाग पर, 30% पूर्वी टीला जो है इसमें 30% भाग के ऊपर 16 बड़े तालाब मिले हैं। 16 बड़े तालाब जो हैं उसके साक्ष्य से देखने को मिले थे यहां से। इसका मतलब क्या था, कि इसका मतलब ये है कि जल प्रबंधन जो था, जल प्रबंधन की उच्च कोटि जो है के प्रमाण यहां से मिले हैं।
यानी जल प्रबंधन की उच्च कोटि के परिणाम कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से, क्योंकि 30% भाग के ऊपर 16 बड़े तालाब मिले थे, जिससे ये पता चला कि जल प्रबंधन जो उनकी व्यवस्था थी ये यहाँ पर उच्च कोटि की थी। और क्या मिला था? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला जो था वो किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा था। रक्षा प्राचीर जो है किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं गिरे थे, ना तो पूर्वी टीला गिरा था ना पश्चिमी टीला गिरा था, और दोनों के मध्य के अंदर एक मिला था जिसे मध्यमा कहा गया। यानी 3 भागों के अंदर अगर घिरा हुआ अगर पूछे तो कौन सा था? 3 भाग हो गए, एक पूर्वी टीला हो गया, एक पश्चिमी टीला हो गया, एक बीच में भाग भी हो गया जिसे मध्यमा कहा गया। धोलावीरा जो है इसका आकार की अगर बात करें तो इसका आकार आयताकार है। धोलावीरा का आकार जो है वो आयताकार आकार है, और 3 भागों में विभक्त जो मिला था वो धोलावीरा मिला था। और धोलावीरा से इतनी खास बातें नहीं मिली थी, इसलिए आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि धोलावीरा से जो है वो तौल के बाट जो हैं, तौल के बाट के साक्ष्य भी मिले थे। तौल के बाट के साक्ष्य भी यहां से मिले थे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 7 बड़े नगर जो थे हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए वीडियो 15 से 20 मिनट की तो बनी गई होगी और ज़्यादा लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी कम से कम 2 वीडियो और आनी है, और तीसरी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि इसी की सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रीवियस ईयर के पेपर में विभिन्न पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एचएसएससी की बात हो, चाहे अनेक पेपरों के अंदर आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम एक बार उनका कलेक्शन आपके सामने जरूर लेके आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।